नमस्कार। दुनिया भर में कोविड महामारी फैलने के बाद भारत में जिन जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है, वे अब डर के साए में जी रहे हैं। उनका डर या संदेह तब दहशत में बदल गया जब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मान लिया कि वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के मामले देखे गए हैं। कंपनी ने अब वैक्सीन वापस लेने का फैसला भी कर लिया है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कोवैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए गए। क्या सचमुच स्थिति इतनी भयानक है? क्या वैक्सीन ले चुके लोगों को डरने की जरूरत है या इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर से आज हम पर्दा उठाएंगे और ये काम करेंगे देश के जाने माने हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। आज हम सरकार का पक्ष भी रखेंगे। पहले विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ हैं। DY मेडिकल कॉलेज पुणे से जुड़े हैं। डॉक्टर बनर्जी वैक्सीन के मामले में शुरू से मुखर रहे हैं। कई बार तो इन्हें एंटी वैक्सीन भी लोगों ने कह दिया था। इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारी दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर सुनीला गर्ग हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की चेयर हैं। तीसरे एक्सपर्ट नेचुरोपैथी एंड योगा के डॉक्टर ऋषिकेश हैं, जो नाद वेलनेस सेंटर से आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस समारोह में। पहला सवाल डॉक्टर बनर्जी से। आप शुरू से मास वैक्सीनेशन के खिलाफ रहे हैं और आपको याद होगा 2 साल पहले भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, तब आपने लोगों को आगाह किया था मास वैक्सीनेशन के खिलाफ, सरकार को भी आगाह किया था। अब कोविशील्ड के निर्माता ने जब मान लिया है कि इससे TTS का खतरा पाया गया है कुछ केस में, तो अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार किशोर जी, धन्यवाद मुझे मौका दिया। और मैं कभी वैक्सीन के खिलाफ नहीं था, ये लोगों का ये है। मैं वैक्सीन को अच्छे से इस्तेमाल करने के इसमें था। मैं ये था कि ब्लाइंडली कोई भी, वो वैक्सीन बहुत एक हथियार है हमारे पास, और कोई भी तगड़ा हथियार होता है उसके 2 धार होते हैं। तो अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो हमको हथियार से नुकसान भी होता है। तो मैं हमेशा दूसरा एक हमारा ये था, जहां तक महामारी के दौरान हमारा जो पुराने प्रिंसिपल्स होते थे, जब एक्चुअल पैंडेमिक चल रहा है फास्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ था, 2-3 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड था, और हमारे कंट्री बहुत क्राउडेड है, 10 to 20 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसमें जो नेचुरल इन्फेक्शन का जो स्प्रेड होता है वो इतना फास्ट होता है कि वैक्सीन उसको कैचअप नहीं कर पाएगा। तो बाय द टाइम यू रोल आउट द वैक्सीन, सबको संक्रामित हो जाते हैं। और हमारे को अर्ली हमको मालूम था कि नेचुरल इम्यूनिटी से भी अच्छा इम्यूनिटी मिलता है। और पैंडेमिक के दौरान भी स्टडीज आ गए थे, इजराइल से स्टडीज आ गए थे, क्लीवलैंड क्लिनिक USA से आ गए थे कि 13 to 27 टाइम्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन। और दूसरा बात था कि हमारा जो पॉपुलेशन है 80% पीपल आर बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज। और यंग एज में जो वो भी स्टडीज आ गए थे 3-4 महीने पैंडेमिक के दौरान ही। यूनिट्स ने स्टडी किए थे कि up to 69 years the infection fatality rate is 0.05% and tending towards zero in the younger age group। तो ये सब देखते हुए हम ये कह रहे थे कि वैक्सीन को जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए, मास स्केल में ना डिप्लॉय किया जाए। एक तो अननोन वैक्सीन है, दूसरा हमारा यंग पॉपुलेशन है, और तीसरा हमारा नेचुरल इम्यूनिटी बहुत जल्दी फैल गया है। और जब सीरो सर्वे भी किया था, जब तक वैक्सीन हमने रोल आउट किया था बिलो 40 ईयर्स, तब तक हमारा 70-80% सीरो सर्वे में आ गया था दैट एंटीबॉडीज आर देयर। तो ये सब को देखते हुए मैं हमेशा थोड़ा मैं हिचकिचा रहा था कि साइड इफेक्ट को तो बात की बात है, इकोनॉमिकली भी साउंड पॉलिसी नहीं है, पब्लिक हेल्थ इकोनॉमिक्स भी साउंड नहीं है। तो इतना ही मेरा कहना था और ज्यादा। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने लिखा था व्हाई वैक्सीन हेजिटेंसी इज गुड। उसमें एक जगह आपने लिखा है कि इस एनार्की के लिए प्राइवेट सेक्टर जिम्मेवार है। तो क्या आप मानते हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर सरकार के हाथ में होता तो ये गड़बड़ी नहीं होती?
बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह आजकल मार्केट फोर्सेस है, क्योंकि उनको काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। वैक्सीन में बहुत खर्चा आता है और बहुत ट्रायल्स में जाते हैं, बहुत और बहुत बड़ा इनका कारोबार रहता है। तो इनको अपनी तरफ से ये अपना जितना इनका ये है नजरिया है उस हिसाब से वैक्सीन प्रमोट करेंगे। दूसरी बात है कि जो क्लिनिशियंस होते हैं वो भी वैक्सीन को समझते हैं कि क्योंकि दे आर यूज टू इंटरवेंशन, और इनको साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा नजर नहीं आते क्योंकि साइड इफेक्ट कॉमन नहीं होते हैं। अभी जैसे सबसे ज्यादा जो सबसे सीरियस फिगर है आपका यूके से है, पार्लियामेंट में अभी डिस्कशन हुआ था, 1 in 800 इज अ सीरियस एडवर्स इवेंट। 1 in 800 एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल पे ये बहुत ज्यादा फिगर है। अगर हमको 100 करोड़ को वैक्सीन दिया तो 1 in 800 में 10 लाख के ऊपर को सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है। और पर हमारा जो क्लिनिशियन है वो 800 मरीज नहीं देखता है, वो 100 मरीज, 200 मरीज, 300 देखेगा, उसमें एक भी साइड इफेक्ट नहीं देखता है। तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है कि भाई ये तो वैक्सीन सेफ है। अब 800 में अगर एक भी सीरियस साइड इफेक्ट दिखेगा वो कोइंसिडेंटल में निकल जाता। बट अगर आप पॉपुलेशन लेवल में डेटा को मॉनिटर करते हैं, और हमको करना चाहिए था एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल, हमारे पास कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म है, हमारे पास वी आर डिजिटल कैपिटल। तो पॉपुलेशन लेवल डेटा में हमको पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो कि पैटर्न्स जो कंट्रीज में जिन्होंने मॉनिटर किया जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उन्होंने देखा, या यूएसए में देखा है कि आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट तो 25 to 40 एज ग्रुप में कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए हैं। तो उससे थोड़ा एक सिग्नल मिलता है, और इसको काफी, इसके लिए काफी रिसर्च करना चाहिए और फिर ऑटोप्सीज करने चाहिए, पैथोलॉजिकल स्टडीज करने चाहिए, तभी एस्टेब्लिश। जर्मनी में किया है कुछ पैथोलॉजिकल स्टडीज किए हैं, क्योंकि एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सब जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लॉन्ग कोविड से भी हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया है। पर उन्होंने ऐसे स्टडीज किए हैं जहाँ पे उन्होंने ऑटोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज किए हैं, उनको जो स्पाइक प्रोटीन, वैक्सीन जनरेटेड स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि वो जो स्पाइक बनाता है, जो एमआरएनए वैक्सीन या कोविशील्ड है, वो बॉडी को स्पाइक बनाने का हुक्म देता है। तो वो स्पाइक्स डिजिटल ऑर्गन से मिले हैं और वायरस के दूसरे पार्टिकल्स नहीं मिले। तो उससे पता चलता है कि इट इज द vaccine spike protein which is more likely to go into different organs। तो इस टाइप के स्टडीज हमको करना चाहिए, क्योंकि डेटा लेके अभी हमको डेटा के साथ एक तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए डेटा, जो भी डेटा होने चाहिए पब्लिक डोमेन में, कोई भी साइंटिस्ट शोध करे, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और हमको हिस्टोपैथोलॉजी पर स्टडीज करनी चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो ऑटोप्सी स्टडीज से कुछ एस्टेब्लिश हो सकते हैं।